No, we need a fight. Get ready. बहुत सालों पहले एक एलियन रेस थी, प्रीकर्सर। प्रीकर्सर बहुत ही एडवांस थे, जिनके पास थी मेंटल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेंटल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि प्रीकर्सर पूरे यूनिवर्स में सभी लाइफ के केयर टेकर थे, एंड वो ये केयर टेकर वाली मेंटल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक ऐसी रेस को पास करना चाहते थे जो इसकी वर्दी हो। सब कुछ शुरू होता है 1 लाख साल पहले, जहाँ एंशिएंट ह्यूमैनिटी स्पेस में एक्सपेंशन कर रही थी थ्रू आउट द मिल्की वे गैलेक्सी, जिन्हें पता भी नहीं था कि उनका आगे सामना किससे होने वाला है। एक पैरासाइट नोन एज फ्लड, जो अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए और ग्रो करने के लिए यूज करता है बायोमास। फ्लड अपने सामने आने वाली सभी लाइफ को इन्फेक्टेड कर उसे कंज्यूम कर लेता है, और इंटायर यूनिवर्स में सभी लाइफ के लिए फ्लड सबसे बड़ा खतरा था। एंशिएंट ह्यूमंस का सामना भी फ्लड से होता है, और शुरू होती है ह्यूमंस फ्लड वॉर, जो बहुत लंबे टाइम तक चलती है। एंड अब फ्लड से लड़ते हुए ह्यूमंस एक और बहुत ही एडवांस रेस फॉररनर्स की टेरिटरी, उनके प्लेनेट तक पहुंचते हैं। एंड सरप्राइज, फ्लड ऑलरेडी उस प्लेनेट पे था। ह्यूमंस को लगता है कि फ्लड को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। प्रीकर्सर्स अपनी मेंटल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या केयर टेकर वाली पोस्ट को ह्यूमैनिटी को पास करना चाहते थे, लेकिन ये बात फॉररनर्स को अच्छी नहीं लगी, और फॉररनर्स ने सभी प्रीकर्सर का सफाया कर दिया और मेंटल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को छीन लिया। द सुप्रीम कमांडर ऑफ फॉररनर्स मिलिट्री, डाइडैक, जिसे ये लगने लगा था कि ह्यूमंस ने उसी अग्रेशन में उनके प्लेनेट पर अटैक कर दिया है, इसलिए डाइडैक ह्यूमन के अगेंस्ट वॉर शुरू कर देता है, और शुरू होती है ह्यूमन फॉररनर वॉर, जो वॉर अगले 50 साल तक चली, जिसमें डाइडैक के सभी बच्चे भी मारे जाते हैं। पहले ह्यूमंस की फ्लड के साथ हुई वॉर, एंड अब फॉरेनर्स के अटैक की वजह से ह्यूमैनिटी ये वॉर हार जाती है, जिसकी वजह से अब ह्यूमंस को प्लैनेट अर्थ पर लाइफ को जीरो से शुरू करना पड़ा। जिसके बाद फॉरेनर्स को रियलाइज होता है कि उनके प्लैनेट पर फ्लड है, और ह्यूमंस तो सिर्फ फ्लड को रोकना चाह रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा ही प्लैनेट फ्लड से इन्फेक्टेड होना शुरू हो गया था, और इसी के साथ अब शुरू होती है फॉररनर फ्लड वॉर। फ्लड से ओवरकम करने के लिए डाइडैक 100 ऑफ अनसक्सेसफुल मेथड्स यूज करता है। फ्लड से बचने के लिए डाइडैक शील्ड वर्ल्ड बनाने का भी प्लान बनाता है, लेकिन ये वाला आइडिया डिनाई कर दिया जाता है। डाइडैक फ्लड से फाइट जीतने के लिए लास्ट में अपनी आर्मी पर, जिन्हें प्रोमीथियंस कहते हैं, कंपोजर का यूज करता है। कंपोजर एक ऐसा डिवाइस है जो ऑर्गेनिक कॉन्शियस को मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। डाइडैक अपनी आर्मी को कंपोज करना शुरू करता है, एंड ये प्रोमीथियंस बनते हैं अब प्रोमीथियंस नाइट, जो फ्लड से इम्यून थे, लेकिन गिनती में इतने कम थे कि फ्लड को रोक नहीं सकते थे। अपनी आर्मी को इंक्रीज करने के लिए डाइडैक अर्थ पर अपने कंपोजर की मदद से सभी ह्यूमंस को कंपोज करना चाहता था, ताकि अपनी प्रोमीथियंस आर्मी इंक्रीज कर सके। लेकिन डाइडैक की वाइफ लाइब्रेरियन, जो हमेशा से ही ह्यूमैनिटी के सपोर्ट में थी, ऐसा नहीं करने देती। लाइब्रेरियन डाइडैक से कंपोजर को अपनी कस्टडी में ले लेती है, और डाइडैक और उसकी आर्मी को उसी के शील्ड वर्ल्ड रेक्विएम में लॉक कर देती है। अब फ्लड को रोकने के लिए फॉरेनर्स फ्लड से ऑलमोस्ट 300 इयर्स तक लड़ते रहते हैं, एंड फाइनली उन्हें रियलाइज होता है कि फ्लड को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्टार्विंग देम टू डेथ। और अब इसीलिए फ्लड को पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड होने से रोकने के लिए फॉरेनर्स लेजर आर्क, ऑल्सो नोन एज इंस्टॉलेशन 00, क्रिएट करते हैं, जो 7 रिंग शेप्ड सुपर वेपन क्रिएट करता है। वैसे एक्चुअल में तो 12 बनाए गए थे, लेकिन आखिरी में 7 ही बचते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। और यही रिंग्स होती हैं द हेलो रिंग। इन रिंग्स को इसलिए बनाया गया ताकि पूरी मिल्की वे गैलेक्सी से सभी लाइफ्स को खत्म किया जा सके, ताकि फ्लड को कोई भी खाना ना मिले और फ्लड खुद भी खत्म हो जाए और पूरा यूनिवर्स बच जाए। लेकिन हेलो रिंग को फायर करने से पहले लाइब्रेरियन सभी ह्यूमंस अलोंग विद द ऑल अदर स्पीशीज के डीएनए सैंपल्स को हेलो आर्क यानी इंस्टॉलेशन 00 में स्टोर कर देती है, कि हेलो एक्टिवेशन के बाद एक बार लाइफ दोबारा स्टार्ट हो सके। लाइब्रेरियन फ्लड के कुछ और सैंपल्स भी रखती है, जिन्हें इंस्टॉलेशन 04 पर स्टोर किया जाता है, ताकि फ्यूचर में फ्लड पर रिसर्च करके क्योर बनाया जा सके। एंड नाउ फॉरेनर्स की मेंटल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और टेक्नोलॉजी का सारा एक्सेस
ह्यूमंस के नाम कर दिया जाता है एंड हेलो एरे को एक्टिवेट किया जाता है गाइस, जिसके साथ पूरी मिल्की वे की सभी लाइफ खत्म हो जाती है और समझा जाता है कि फ्लड भी इसी के साथ खत्म हो गया है एंड फॉरेनर्स खुद भी इसी के साथ खत्म हो जाते हैं और पीछे रह जाती है बस फॉरेनर्स की सिटीज, उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी मशीन्स। फॉर्चुनेटली हेलो आर्क अपना काम करता है और स्पेस पोर्टल से ह्यूमन को अर्थ पर अफ्रीका में टेलीपोर्ट करता है और लाइफ एक बार फिर से शुरू होती है। बाय द 25th सेंचुरी ह्यूमन एक बार फिर अक्रॉस द मिल्की वे स्प्रेड हो जाते हैं एंड अब यहाँ मोस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी इज रूल्ड बाय UNSC, मोर कॉमनली यूज्ड एज UNSC, जो अर्थ गवर्नमेंट की मिलिट्री एक्सप्लोरेटरी एंड साइंटिफिक एजेंसी है। नाउ ह्यूमंस स्पेस में दूसरे प्लैनेट्स पर भी अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू करते हैं और डिवाइड होते हैं इनटू आउटर एंड इनर कॉलोनीज। स्पेस में इन प्लैनेट्स तक ट्रैवल करने के लिए अब ह्यूमंस एक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिन्हें स्लिप स्पेस कहते हैं। स्लिप स्पेस की मदद से ह्यूमंस लाइट से भी फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। नाउ 25th सेंचुरी तक ह्यूमैनिटी सिविल वॉर एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट से गुजरती है, जहां आउटर कॉलोनीज में एक रेबल ग्रुप जिन्हें इंसरेक्शनिस्ट कहते हैं पावर में आती है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट करती है, जिन्हें ये लगता है कि आउटर एंड इनर कॉलोनीज में रिसोर्सेज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कि इनर कॉलोनीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। कम से कम ह्यूमन लाइफ को सेक्रीफाइस करके इंसरेक्शनिस्ट को खत्म करने के लिए ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस, मोस्ट कॉमनली नोन एज ओनी, की एक साइंटिस्ट डॉक्टर कैथरीन हॉल्जी एक स्पार्टन 2 प्रोजेक्ट शुरू करने का प्लान बनाती है। 2517 को स्पार्टन 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, जिसमें UNSC के लिए 75 गिफ्टेड बच्चों को 6 साल की उम्र में उनके घर से उठा लिया गया और उनके क्लोन के साथ रिप्लेस कर दिया गया, जो क्लोन्स थोड़े ही टाइम बाद मर जाते हैं। सभी सब्जेक्ट्स पर फिजिकल ऑगमेंटेशन एंड एक्सपेरिमेंट कर उन्हें जेनेटिकली इन्हांस्ड किया जाता है। बहुत से सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ही मर जाते हैं, सिर्फ 35 सब्जेक्ट्स ही बच पाए और जो बच पाए वो बनते हैं ग्रेट सोल्जर्स, नॉर्मल से बहुत तेज एंड बहुत स्ट्रॉन्ग, जिन्हें स्पार्टन्स कहते हैं। एंड गाइज, एक स्पार्टन बाकी सभी स्पार्टन्स में से भी वन ऑफ द बेस्ट था, जिसे बाद में फायर टीम ब्लू का लीडर बनाया गया। जो स्पार्टन था मास्टर चीफ AKA जॉन 117। स्पार्टन की मदद से इंसरेक्शनिस्ट का सफाया कर दिया गया और वॉर खत्म हो गई। नाउ 2525 तक ह्यूमंस को पहली बार पता लगा कि वो इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। कॉवेनेंट ह्यूमंस की आउटर कॉलोनीज पर हमला करना शुरू करते हैं और सबसे पहले हार्वेस्ट प्लैनेट की सरफेस को ग्लास बना देते हैं बाय यूजिंग अ प्लाज्मा टेक्नोलॉजी। कॉवेनेंट मेनली 2 एलियन रेस से मिलकर बना है, सनशायुम एंड शंगेलीज, जिन्हें ह्यूमंस प्रॉफिट एंड इलीट्स के नाम से बुलाते हैं। इलीट्स प्रॉफिट्स के प्रोटेक्टर होते हैं। एंड गाइज, ये जो कॉवेनेंट है फॉरेनर्स को भगवान मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और कॉवेनेंट हेलो रिंग को फिर से एक्टिवेट करना चाहते हैं ताकि वो भी फॉरेनर्स की तरह भगवान बन सकें, जिसे वो ग्रेट जर्नी कहते हैं। जिसके 6 साल बाद 2531 में UNSC शिप स्पिरिट ऑफ फायर को अंडर द कमांड ऑफ कैप्टन जेम्स कटर को हार्वेस्ट प्लैनेट पर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है, जहां कटर को पता चलता है कि कॉवेनेंट की पूरी टीम अंडर द कमांड ऑफ थेल वदामी, भाई अगर इसका नाम अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो इग्नोर इट, जो कॉवेनेंट्स फॉरेनर्स की एक फैसिलिटी को ढूंढ लेते हैं विच एक्टेड एज ए मैप, जिस मैप में फॉरेनर्स की बाकी 4 और आर्टिफैक्ट्स की लोकेशन की डिटेल्स होती हैं। एंड गाइस, जिस डिटेल का यूज करके कॉवेनेंट बाकी आर्टिफैक्ट्स की सर्च में ह्यूमंस की एक और कॉलोनी आर्केडिया की तरफ निकल जाते हैं। स्पिरिट ऑफ फायर भी कॉवेनेंट को रोकने के लिए उन्हें फॉलो करता है और आर्केडिया की तरफ आगे बढ़ता है, जहां कॉवेनेंट ने पहले ही सिटीज पर अटैक कर दिया था। आर्केडिया पहुंच स्पिरिट ऑफ फायर की साइंटिस्ट एंड्रियस एरिया पर रिसर्च करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन कर रही होती है। तभी उसे कॉवेनेंट आर्बिटर किडनैप कर प्लैनेट से निकल जाता है। कॉवेनेंट यहाँ फॉरेनर्स के स्टारशिप को एक्टिवेट कर पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन फॉरेनर्स की टेक्नोलॉजी का एक्सेस सिर्फ ह्यूमंस के पास था और सिर्फ ह्यूमंस ही टेक्नोलॉजी को एक्टिवेट कर सकते थे। यहाँ पे एंड्रियस का यूज कर स्टारशिप को एक्टिवेट कर दिया जाता है। शिप के एक्टिवेट होते ही एंड्रियस वहां से टेलीपोर्टेशन डिवाइस की मदद से निकल जाती है। कैप्टन जेम्स कटर एंड्रियस की लोकेशन का पीछा करता है, जो उन्हें किसी दूसरे ही स्टार सिस्टम के अननोन प्लैनेट पर ले जाती है और हमें पता चलता है कि ये प्लैनेट एक प्रीमेच्योर सन है
एंड्रियस बताती है कि स्पिरिट ऑफ फायर शिप की स्लिप स्पेस ड्राइव का यूज करके पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और गाइज हम ऐसा ही करते हैं और स्लिप स्पेस ड्राइव से प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और एक्सप्लोजन की वजह से सुपरनोवा में सब कुछ खत्म हो जाता है। स्पिरिट ऑफ फायर वहां से बच के निकल तो जाता है, लेकिन बिना स्लिप स्पेस ड्राइव के घर वापस जाना इम्पॉसिबल है। इसलिए पूरा स्पिरिट ऑफ फायर क्रू एंटर्स इन ए क्रायो स्लीप चेम्बर्स, बिना जाने कि वो कब उठेंगे और कितने सालों में। जिसके ठीक 4 साल बाद यूएनएससी अनाउंस करता है कि स्पिरिट ऑफ फायर लॉस्ट इन ऑल हैंड्स। एज कॉवेनेंट एंड ह्यूमन वॉर प्रोग्रेस होती है तो अब स्पार्टन की एक और न्यू टीम बनाई जाती है, स्पार्टन 3, जिसमें बच्चों को घर से किडनैप नहीं किया जाता और सोल्जर्स को ट्रेनिंग देके स्पार्टन बनाया जाता है, जो स्पार्टन 2 जितने पावरफुल तो नहीं होते लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग तो होते ही हैं कि कॉवेनेंट का सामना कर ले। अब यहाँ स्पार्टन 3 की एक नोबल टीम है जिसमें कैथरीन, कार्टर, जॉर्ज, एमिली एंड जून है, एंड एक स्पार्टन है जिसका कोई नाम नहीं, जिसे नोबल 6 के नाम से जानते हैं। कम 2552 नोबल टीम को प्लैनेट रीच पर भेजा जाता है, जहां जाके पता चलता है कि कॉवेनेंट ने प्लैनेट रीच पर भी हमला कर दिया है। नोबल टीम को ओनी बेस को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर दिया जाता है, जहां साइंटिस्ट डॉक्टर कैथरीन हॉल्जी काम कर रही थी। गाइस, नोबल टीम बेस पर पहुंच हॉल्जी से मिलती है, जो टीम को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोटाना को पिलर ऑफ ऑटम शिप तक सेफ पहुंचाने का ऑर्डर देती है। जिसके बाद नोबल टीम कोटाना को सेफली पिलर ऑफ ऑटम तक पहुंचा शिप के कैप्टन जेकब कीज को हैंडओवर कर देते हैं और कॉवेनेंट का सामना करते हुए पूरी नोबल टीम मारी जाती है। पिलर ऑफ ऑटम एआई कोटाना के साथ वहां से निकल जाता है। ट्रेवल थ्रू स्लिप स्पेस, ह्यूमैनिटी को पहली बार कोई ऐसी चीज के बारे में पता चलता है। सो गाइज, इसी के साथ मास्टर चीफ AKA जॉन 117 की कहानी में एंट्री होती है। कैप्टन जेकब कीज मास्टर चीफ को कोटाना को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर देता है और पिलर ऑफ ऑटम पे भी कॉवेनेंट अटैक कर देते हैं। मास्टर चीफ कोटाना के साथ एक लाइफ बोट से शिप से निकल जाता है और हेलो रिंग वर्ल्ड पर एक क्रैश लैंडिंग करता है। लाइफ बोर्ड में से मास्टर चीफ के अलावा कोई भी नहीं बच पाता। कॉवेनेंट के अटैक से डैमेज पिलर ऑफ ऑटम भी हेलो रिंग पर क्रैश लैंडिंग करता है। मास्टर चीफ एंड कोटाना रिंग के कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं, जहां कोटाना एंड चीफ कैप्टन कीज की लास्ट लोकेशन का पता लगा कीज को ढूंढना शुरू करते हैं और पता चलता है कि रिंग पर ह्यूमन और कॉवेनेंट की लड़ाई की वजह से रिंग पर रिसर्च के लिए स्टोर्ड फ्लड फ्री हो चुका है और एक बार फिर से पूरा यूनिवर्स खतरे में पड़ चुका था। एंड गाइस, जैसे ही यहाँ पे फ्लड फ्री होता है, हेलो रिंग का AI 343 गिल्टी स्पार्क भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसका काम फ्लड को फिर से स्प्रेड होने से रोकना था। गिल्टी स्पार्क मास्टर चीफ से प्रॉमिस करता है कि वो फ्लड को रोकने में उनकी मदद करेगा, इसलिए वो मास्टर चीफ को टेलीपोर्ट करके लाइब्रेरी तक ले जाता है। मास्टर चीफ यहाँ से रिंग एक्टिवेशन इंडेक्स हासिल करता है, जिसकी मदद से हेलो रिंग को फायर किया जा सके। मास्टर चीफ रिंग को एक्टिवेट करने ही वाला होता है कि कोटाना को रिंग के असली पर्पस के बारे में पता चल जाता है कि रिंग एक सुपर वेपन है जिसके फायर से सभी लाइफ खत्म हो जाएगी। अब मास्टर चीफ 343 गिल्टी स्पार्क की बात नहीं मानता तो वो चीफ पर ही हमला कर देता है, जहां से कोटाना और चीफ बच निकलते हैं। नाउ मास्टर चीफ एंड कोटाना बाय द डेटोनेट द फ्यूजन रिएक्टर ऑफ पिलर ऑफ ऑटम हेलो रिंग को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए उन्हें कुछ कोड्स की जरूरत पड़ती है और जो कोड्स कैप्टन कीज के पास थे। एंड तभी यहाँ पता चलता है कि कैप्टन कीज भी फ्लड में कन्वर्ट हो चुका था, पर कोई बात नहीं, बावजूद इसके मास्टर चीफ कोड्स हासिल करता है और पिलर ऑफ ऑटम के फ्यूजन रिएक्टर को ब्लास्ट करके रिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके साथ ही रिंग पर मौजूद कॉवेनेंट एंड फ्लड भी खत्म हो जाता है एंड कोटाना और मास्टर चीफ वहां से बच निकलते हैं। हेलो रिंग के डिस्ट्रॉय होने के बाद मास्टर चीफ एंड कोटाना कॉवेनेंट के एक क्रूजर शिप को हाईजैक कर लेते हैं
एंड वापस प्लैनेट रीच पर पहुंचते हैं। कवेनेंट ने अब तक प्लैनेट रीच को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ मास्टर चीफ एंड कोटाना बाकी कुछ और सोल्जर्स के साथ डॉक्टर कैथरीन हॉल्जी के साथ रीयूनाइट करते हैं। यहाँ ग्रुप को पता चलता है कि कवेनेंट को अब प्लैनेट अर्थ की लोकेशन के बारे में पता चल चुका है एंड वो डिस्कवर करते हैं कि कवेनेंट की अब तक की सबसे बड़ी फ्लीट अर्थ पर हमला करने के लिए तैयार है। कोटाना एंड मास्टर चीफ काउंटर अटैक करने का प्लान बनाते हैं एंड हॉल्जी कैली 007 के साथ वहां से निकल जाती है। चीफ कवेनेंट की हाफ फ्लीट को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड यूएनएससी को इस बारे में वार्न करने के लिए अर्थ के लिए निकल जाता है। कवेनेंट के मोबाइल कैपिटल हाई चैरिटी में कवेनेंट के 3 मेन लीडर प्रॉफिट ऑफ ट्रुथ, प्रॉफिट ऑफ मर्सी एंड प्रॉफिट ऑफ रिग्रेट, तीनों इलीट कमांडर थेल वादमी, अगेन अगर मैंने गलत नाम लिया तो इग्नोर इट, को उसके फेलियर के लिए कि वो हेलो डिस्ट्रक्शन को रोक नहीं पाया था, इसलिए उसे उसकी रैंक से निकाल दिया जाता है। एंड वहीं अर्थ पर सबको उनकी ब्रेवरी के लिए और हेलो रिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेडल्स दिए जाते हैं। मिरांडा कीज अपने फादर जेकब कीज के बिहाफ पर मेडल रिसीव करती है एंड न्यू कैप्टन बनती है। लेकिन तभी थ्रू स्लिप स्पेस कवेनेंट फ्लीट अर्थ पर अटैक कर देती है और ऊपर स्पेस स्टेशन को भी ब्लास्ट करने के लिए एक बॉम्ब ड्रॉप करती है। पर मास्टर चीफ कवेनेंट को उनका बॉम्ब वापस कर एम्बर क्लाड शिप पर वापस आता है। और शिप कैप्टन कोई और नहीं बल्कि जेकब कीज की बेटी मिरांडा कीज ही थी। मास्टर चीफ अर्थ पर वापस आ यूएनएससी को ज्वाइन करता है और कवेनेंट के अगेंस्ट फाइट करता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट ऑफ रिग्रेट स्लिप स्पेस का यूज कर वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन गाइज अपने हीरोज भी कहां पीछे रहने वाले थे। मिरांडा कीज रिग्रेट का पीछा करते हुए मास्टर चीफ एंड सार्जेंट जॉनसन के साथ स्लिप स्पेस में घुस जाती है। एंड गाइज यहाँ हम देखते हैं एक और न्यू हेलो रिंग इंस्टॉलेशन 05। प्रॉफिट ऑफ रिग्रेट इस रिंग को एक्टिवेट करना चाहता है एंड मास्टर चीफ एंड कोर्टाना प्रॉफिट ऑफ रिग्रेट को रोकने और जॉनसन और मिरांडा कीज इस हेलो रिंग का एक्टिवेशन इंडेक्स की सर्च में स्प्लिट हो जाते हैं। मास्टर चीफ रिग्रेट को ढूंढ उसे जान से मार देता है एंड जैसे ही ये वाली बात कवेनेंट मोबाइल कैपिटल हाई चैरिटी तक पहुंचती है तो वो फौरन वहां पहुंचते हैं और सरफेस को ग्लास में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। मास्टर चीफ वहां से भागता है और पानी में कूद जाता है। अब प्रॉफिट की मौत के बाद हाई चैरिटी में हलचल मच जाती है और अब एलिट्स जो प्रॉफिट्स के प्रोटेक्टर थे उन्हें रिप्लेस करके अब ब्रूट्स को प्रॉफिट का प्रोटेक्टर बना दिया जाता है और थेल वादमी को, अगेन अगर गलत नाम लिया है तो इग्नोर इट, को रिडेम्पशन का एक और मौका दिया जाता है बाय गिविंग हिम द रोल ऑफ आर्बिटर, जिसमें उसे एक के बाद एक सुसाइडल मिशन दिए जाते हैं और आर्बिटर को रिंग की एक्टिवेशन इंडेक्स को ढूंढ के लाने के लिए भेजा जाता है। वहीं पे कैप्टन कीज एंड जॉनसन इंडेक्स को हासिल कर लेते हैं। तभी वहां आर्बिटर पहुंच कैप्टन कीज और जॉनसन से इंडेक्स को अपने कब्जे में कर लेता है। प्रॉफिट का न्यू प्रोटेक्टर टैट्रस वहां आता है जिसे ऑर्डर था कि इंडेक्स मिलते ही वो आर्बिटर को मार दे। मास्टर चीफ और आर्बिटर को ग्रेव माइंड बचा लेता है। अब ये ग्रेव माइंड कौन है? गाइज ये ग्रेव माइंड फ्लड की हाईएस्ट डेवलप्ड फॉर्म है जो आर्बिटर को बताता है कि हेलो को एक्टिवेट करने से उन्हें कोई भी ग्रेट जर्नी नहीं मिलेगी क्योंकि हेलो एक वेपन है। आर्बिटर भी अब हेलो रिंग को एक्टिवेट होने से रोकने के लिए साथ काम करना शुरू करता है। ग्रेव माइंड रिंग को एक्टिवेट होने से रोकने के लिए दोनों को अलग अलग जगह टेलीपोर्ट कर देता है। आर्बिटर को कंट्रोल रूम के पास टेलीपोर्ट किया जाता है जहां अब आर्बिटर जॉनसन से मिलता है और उसके साथ काम करना शुरू करता है। ग्रेट जर्नी के अंधे बिलीव में ब्रूट हेलो रिंग को बाय ह्यूमन टच एक्टिवेट कर देता है।